गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं अस्थमा, जिसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एज्मा होता है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जो कि हिप्पोक्रेट ने दिया था। तो जो एज्मा होता है इसको हम ब्रोंकियल एज्मा भी बोलते हैं। जो एज्मा का मतलब होता है इंग्लिश में पैंटिंग, एंड इसका हिंदी में मतलब होता है हांफना या हाफी चलना या सांस लेने में तकलीफ होना। जो एज्मा होता है इसको हिंदी में हम दमा की बीमारी बोलते हैं, जिसमें सांस के अटैक पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, और सांस के अटैक इतने गंभीर होते हैं कि इसमें डेथ भी हो सकती है। 2019 के आंकड़ों से हम इसकी भयानकता और प्रेविलेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। 2019 में 262 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड अफेक्ट हुए थे, एंड 4,55,000 जो पेशेंट थे उनकी डेथ हुई थी। तो ये हम कह सकते हैं कि जो अस्थमा है वो वाइड स्प्रेड ग्लोबल हेल्थ इशू है। तो आज हम देखने वाले हैं कि एज्मा क्या होता है। तो ये जो एज्मा जो टॉपिक है हमने बी फार्मेसी के सेकंड सेमेस्टर के पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट से लिया है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आरजीपीवी जो फाइनल एग्जामिनेशन में बहुत बार कई बार पूछा गया है जाने वाला जो टॉपिक है। तो आज हम देखने वाले हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। So here is the content of this lecture. First, definition of asthma. Next, causes and triggers of asthma, sign and symptoms of asthma, types of asthma, pathogenesis of asthma, management and prevention of asthma, medicinal treatment of asthma, complications of asthma. So these topics will be covered in this lecture today. यहाँ पे हम देखने वाले हैं एज्मा क्या होता है। तो जो एज्मा यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, एज्मा एक इम्यून सिस्टम डिसीज है। हमें पता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम क्या है, डिफेंस सिस्टम होता है। जब भी हम किसी भी डस्ट के कांटेक्ट में आते हैं या किसी भी ऐसे कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें स्नीजिंग होने लगता है और कफिंग खांसी चलने लगती है। लेकिन ये जो स्नीजिंग है, जो छींकें आती है, खांसी आती है, वो कुछ ही समय के लिए होती है और हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन यही स्नीजिंग और यही कफिंग कंटिन्यूअस हो, रिकरेंट अगर होती रहे तो क्या होगा, उसको हम एज्मा बोलते हैं, जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट करने लग जाता है और हाइपर रिस्पॉन्स शो करता है। यहाँ पे हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देखने वाले हैं। एज्मा इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम disease characterized by an increased responsiveness of the trachea and bronchi to a variety of stimuli. This hyper responsiveness leads to the breathing difficulty. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एज्मा इज अ क्रॉनिक का मतलब है ये स्लोली एंड ग्रोजली धीरे धीरे डेवलप होता है। ऐसा नहीं है कि आज मुझे एज्मा हुआ है, मुझे कल नहीं था और आज हो गया, ऐसा नहीं है। इसको कई महीने और कई हफ्ते लगते हैं इसको डेवलप होने के लिए। तो ये रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, राइट, उसमें जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसके जो ब्रिंकिया एंड ट्रकाई में ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो जाता है, किसके कारण से, स्टिमुलाई, टू वेराइटी ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, लाइक केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कुछ भी हो सकते हैं। तो उनके कारण से क्या हो रहा है कि ये इन्फ्लामेशन कॉज हो रहा है, इसको हम डिटेल में देखेंगे, जिसके कारण से क्या हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये नॉर्मल एयरवे पैसेज है, ये ब्रोंकस का यहाँ पर स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आफ्टर अस्थमा के कारण क्या हो रहा है कि जो एयरवे जो हमारे जो पैसेज है वो क्या हो रहे हैं, इन्फ्लॉम्ड हो रहे हैं, स्वेल हो रहे हैं, और इन्फ्लॉम्ड और स्वेल होने के कारण है मुकस का एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है, और मुकस के प्रोडक्शन के कारण से यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉज ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन के कारण से क्या हो रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में तकलीफ होगी। इसको हम आगे इन डिटेल में देखने वाले हैं।
सो हियर इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोंकस. ओके, सो जो ब्रोंकस है ये ल्यूबिन कटिंग है, राइट. सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं ये नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स होती है इसमें, एंड थिन म्यूकस लेयर होती है जो कि म्यूकस के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ल्यूमेन है एंड लैमिना प्रोप्रिया. ये जो एरिया है इसको हम लैमिना प्रोप्रिया बोलते हैं, जिसमें कि डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे क्या होते हैं, सेल प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पर क्या है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, राइट. लेकिन हियर वी कैन से दैट द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल एंड अस्थमैटिक ब्रोंकस. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये कटिंग जो देख रहे हैं ये नॉर्मल है, और यहाँ का हम देख पा रहे हैं वो क्या है, अस्थमैटिक ब्रोंकस है, राइट. तो नॉर्मल हमने देखा है. अब इसमें जो अस्थमा होने के बाद क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो फर्स्ट हमको देखने को मिलेगी लॉन्ग टर्म रीमॉडलिंग. रीमॉडलिंग का मतलब है यहाँ पे जो ब्रोंकस का जो स्ट्रक्चर है और उसका जो फंक्शन है वो यहाँ पर परमानेंटली अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो कि इररिवर्सिबल होगा, जो कि वापस से नॉर्मल इस तरीके से नहीं हो सकता है. सेकेंड चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं सब इपिथेलियल फाइब्रोसिस. जो हमारी जो इपिथेलियल लेयर्स है उसके फाइब्रोसिस, जो फाइबर्स है उनका एक्युमुलेशन हो रहा है. एंड सेकेंड हम चीज देख रहे हैं कि जो स्मूथ मसल्स हाइपरट्रॉफी हो रही है. हम देख रहे हैं यहाँ पे स्मूथ मसल्स का एरिया कितना है, यहाँ पर बढ़ा हुआ है, राइट, जो क्या ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कॉज करवाएगी. इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन, यहाँ पे म्यूकस का प्रोडक्शन हम देख रहे हैं कि ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट होने कंस्ट्रक्ट हो गया है, राइट. यहाँ पे गॉबलेट सेल है जो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे ओनली 2 ही गॉबलेट सेल्स हैं जो नॉर्मल में, लेकिन यहाँ पे गॉबलेट सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, जिसके कारण से क्या होगा, म्यूकस का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, राइट. एंड नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंक्रीज्ड वेसिकुलरिटी. यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हम देख रहे हैं वो भी बढ़ रही है लैमिना प्रोप्रिया में. उनका जो नंबर्स है वो बढ़ रहे हैं. हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है, राइट. ये सारे फैक्टर्स मिलकर क्या करते हैं, वो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कॉज करवाते हैं और देन ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है. नेक्स्ट हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं. यहाँ पे हम देखने वाले हैं कॉजेस एंड ट्रिगर्स. यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगी कि जो एस्मा का जो कॉज है इज नॉट फुली अंडरस्टूड नहीं है. ये माना जाता है कि जो जेनेटिकल इनहेरिटेड जो टेंडेंसी है और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनका जो कॉम्बिनेशन बन जाता है उसके कारण से एस्मा होता है, राइट. सो एग्जैक्ट कॉज ऑफ एस्मा इज नॉट फुली अंडरस्टूड. यहाँ पे हम कॉजेज एंड ट्रिगर्स देख रहे हैं जिनके कारण से हो सकता है. सो फर्स्ट है एलर्जन. एलर्जन में पॉलेन है, राइट. पॉलेन जो फूल वाले पौधे होते हैं उनमें जो परागकण होते हैं वो भी एलर्जी कॉज करवा सकते हैं. सेकंड है डस्ट माइट्स. जो फ्लोर डस्ट माइट्स होती हैं जो कि हमें अपनी नेक से नहीं दिखाई देते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलर्जी के लिए. एंड पेट डेंड्रफ, जो एनिमल जो रोए होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलर्जी कॉज करवाने के लिए. इसीलिए यहाँ पे एलर्जन इसको बोला गया है, बिकॉज द एलर्जी कॉज करवाने वाले ये फॉरेन सबस्टेंस होते हैं. दूसरा है यहाँ पे इन्फेक्शंस कुछ भी हो सकता है. कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई. या यहाँ पर फंगस स्पोर लिखा हुआ है, लेकिन बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई तीनों ही हो सकते हैं जो कि अस्थमा ट्रिगर कर सकते हैं. कोल्ड एयर इज ऑल्सो कॉज और ट्रिगर एस्मा. वेदर चेंजेस हैं लाइक ह्यूमिडिटी ज्यादा है या ड्राई हवा ज्यादा चल रही है तो उसके कारण से भी क्या होगा, एस्मा हो सकता है. एक्सरसाइज ड्यूरिंग द एक्सरसाइज क्या होता है कि जो ब्रीदिंग जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, और अगर ये ब्रीदिंग पैटर्न हफ्तों तक, महीनों तक चेंज होता जा रहा है, इसका मतलब है एस्मा हो सकता है आपको, राइट. एयर पोल्यूशन है. एयर पोल्यूशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रिगर एंड कॉज द एस्मा. एंड टोबैको स्मोकिंग है. मेडिकेशंस है, राइट. टोबैको स्मोक जो मेजर कॉज और ट्रिगर माना गया है एस्मा के लिए. मेडिकेशंस है. कुछ मेडिकेशंस लाइक जो एनसिड्स होती हैं एंड एस्प्रिन है, उनका यूज से भी कई बार देखा गया है कि एस्मा ट्रिगर होता है. इमोशनल स्ट्रेस है. यहाँ पे इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है. एंड एंगर
ज्यादा गुस्सा आना, ज्यादा एक्साइटमेंट, इवन इवन ज्यादा लाफ्टर, ज्यादा जोर से हंसते भी हैं तब भी हमारा क्या होता है, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता है और एस्मा ट्रिगर हो सकता है। तो ये हमारे यहाँ पर हमने देखा है फैक्टर्स हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स हैं, राइट, जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है उसके कारण भी हो सकता है। बग्स इन द होम, राइट, जो कीड़े होते हैं घर में उनके कारण से भी हो सकता है। ऑक्यूपेशनल है, जो वर्किंग प्लेस होता है, जो वर्किंग प्लेस पे जो केमिकल फ्यूम्स होती हैं, राइट, या फिर जो डस्ट होती है वहां पर, तो उसके कारण से भी क्या होता है, एस्मा ट्रिगर हो सकता है। मैं फिर से कहना चाहूंगी कि एस्मा का कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि हो सकता है, बिकॉज ये बिलीव किया गया है कि जो आनुवांशिक और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो मिलके क्या होते हैं, एस्मा का कारण बनते हैं, राइट। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एस्मा। हमें कैसे पता चलेगा कि एस्मा हो गया है, तो कुछ रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं, लगातार एपिसोड्स होते हैं। फर्स्ट डिस्पीनिया, डिस्पीनिया का मतलब होता है ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ होना। दूसरा है हुपिंग, एक हुप की आवाज होती है जब हम एयर इनहेल करते हैं। और व्हीजिंग और विस्लिंग साउंड होता है ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, एक तीखी सीटी जैसी आवाज निकलती है। एंड नेक्स्ट है चेस्ट टाइटनेस, जो चेस्ट होता है उसमें एक जकड़न जैसा फील होने लगता है। एंड कफिंग, खांसी होती है, ये कफिंग खांसी है जो दोनों ही तरीके की हो सकती है, ड्राई कफ भी हो सकता है और प्रोडक्टिव कफ भी हो सकता है, स्पेशली नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, स्पेशली जो रात होती है उसमें ज्यादा होता है और अर्ली मॉर्निंग में सुबह सुबह 2, 3, 4 बजे के समय में ये देखने को मिलता है। लिमिटेशंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के लिए लिमिटेशंस हो जाएंगे, लाइक अगर जो अस्थमेटिक जो पेशेंट है वो फर्स्ट फ्लोर तक चढ़ने के बाद सेकंड फ्लोर नहीं चढ़ पाएगा बिकॉज उसको सांस लेने में तकलीफ होने लग जाएगी। नेक्स्ट है फैटिक ड्यूरिंग आफ्टर एक्टिविटी, जब भी कोई काम करेगा तो उसको थकावट ज्यादा फील होगा। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि एस्मा हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एस्मा। बेसिकली एस्मा 2 टाइप्स का होता है, एक्सटेंसिक एस्मा और इंट्रिंसिक एस्मा। जो एक्सटेंसिक एस्मा है वो उसको हम एटोपिक एस्मा भी बोलते हैं। एटोपिक का मतलब होता है जो कि एलर्जी के कारण से हो रहा है, जो कि एलर्जन के कारण से हो रहा है। और नॉन एटोपिक का मतलब है कि नॉन एलर्जिक होता है, राइट। जो एक्सटेंसिक एस्मा को इनहेरिटेड, जेनेटिकली इनहेरिटेड टेंडेंसी का भी माना गया है, जबकि इंट्रिंसिक एस्मा में ऐसा नहीं देखा गया है। ये मोस्ट कॉमन एक्सटेंसिव जो एस्मा है वो मोस्ट कॉमन है। 4 आउट ऑफ 5 पीपल विद एस्मा, आपका एक्सटेंसिव एस्मा के पेशेंट मिलेंगे आपको, जो कि एलर्जेंस, डस्ट, माइट्स, मोल्ड्स, पॉलन, फर के कारण से होता है। इसको हम क्लासिकल आईजीई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस एस्मा भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है, आईजीई का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन, जो जो एंटीबॉडीज होती है वो इसको कॉज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। इसमें हम देखते हैं जो कोल्ड है, स्ट्रेस है, एंसिड्स है, एंड ऑल्सो जो ऑक्यूपेशनल जो एस्मा होता है वो भी क्या है, इंटेंसिक एस्मा की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ एस्मा देखा कि कितने तरीके के एस्मा होते हैं। कई बहुत सारी बुक्स में लिखा होगा कि जितने हमने कॉज देखे हैं उतने टाइप के एस्मा हो सकते हैं। लाइक आपने एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्मा, ऑक्यूपेशनल एस्मा, राइट, वेदर चेंज एस्मा, है ना। लेकिन बेसिकली 2 ही तरीके के होते हैं। तो हमने यहाँ पे एक्सटेंसिक और इंटेंसिक एस्मा देखा है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं पैथोजेनेसिस ऑफ एस्मा। एस्मा का मैकेनिज्म क्या है? बेसिकली जो एस्मा का जो मैकेनिज्म है वो बेस्ड है प्री इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स के ऊपर। जो प्री इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स हैं जो कि मस्ट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो मस्ट सेल्स हैं वो लार्ज अमाउंट में हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, जब वो रिलीज होते हैं मस्ट सेल से तो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कॉज करवाते हैं और उसके बाद ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। यहाँ पे हम डिटेल में देखने वाले हैं
कि जो पैथोजेनेसिस क्या है एस्मा के, जब कोई भी एलर्जन, राइट, एलर्जन कुछ भी हो सकता है, जो अभी हम पढ़ के आए हैं प्रीवियस स्लाइड में, जब हमारी बॉडी में जो एंटर करता है तो हमारी बॉडी में जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं लाइक डेंड्राइटिक सेल एंड मैक्रोफाज होती हैं, वो इसको कैप्चर करती हैं और कैप्चर करने के बाद जो हमारी जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं उसको प्रेजेंट करती हैं। और हमारी जो टी हेल्पर सेल टाइप 2 सेल होती है वो कुछ साइटोकिन्स रिलीज करती है लाइक इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 एंड इंटरल्यूकिन 13, राइट। ये जो साइटोकिन से इंटरल्यूकिन जो 4 होता है वो प्रमोट करता है बी सेल को, राइट। जो बी सेल होती है वो क्या करती है, प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी के लिए, राइट। तो जब एंटीबॉडी किसके लिए बना रही है, ये एलर्जन के लिए, राइट। उस स्पेसिफिक टाइप के एलर्जन के लिए स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी बनाने लगती है। और ये जो एंटीबॉडी है, आईजीई एंटीबॉडी है, वो जो मस्ट सेल है उसके सरफेस पर एक स्पेसिफिक टाइप का रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है, उस पर जाकर क्या होती है, बाइंड हो जाती है। जब वहां पर ये बाइंड होती है तो क्या होता है कि जो हमारा जो एंटीजन है और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनता है। जब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनता है तो वहां पे क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन रहा है तो यहाँ पे जो वेसिकल्स है वो क्या होगा, डीग्रेनुलेशन होगा। मतलब जो वेसिकल से जो ग्रेनुल्स हैं वो रिलीज होने लग जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे जो ग्रेनुल से जो रिलीज हो रहा है वो होते हैं प्री फॉर्म्ड इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स लाइक हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स एंड सम एंजाइम्स। सो इस तरीके से क्या होता है, एज्मा का कॉज होता है और उसका जो पैथोजेनेसिस होता है। हमारा जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की, इस तरीके से वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, राइट। अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं यहाँ पर एस्मा मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो एस्मा का जो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, इसको हम परमानेंटली क्योर नहीं कर सकते हैं, ओनली सिम्पटोमेटिक रिलीफ कैन बी प्रोवाइडेड कर सकते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट है जो कि कम एज वाले पेशेंट्स होते हैं, 13, 14, 15 साल के जो रहते हैं, उनमें ये परमानेंटली क्योर हुआ है। हम अगर इसका रेट देखें तो 0.0001% इसका रेट है कि परमानेंट क्योर होने का, लेकिन ये प्रॉपर मैनेज किया जा सकता है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं, फर्स्ट हम तो क्या, अवॉइड नॉन ट्रिगर्स। जो भी नॉन ट्रिगर्स है, जैसे हमने देखा है डस्ट है, पॉलन है, अगर आपसे दिक्कत है उसको अवॉइड कीजिए। यूज इनहेलर्स करेक्टली यूज कीजिए। फॉलो एक्शन प्लान प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर।